हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। GK 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 30 मई के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा और आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया। हर साल गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को, यानी कि 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई और हमारा भारत देश का 25वां राज्य बना गोवा, और इसीलिए 30 मई को हर साल गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। और गोवा में जिलों की संख्या कितनी है? 2। एक है उत्तर गोवा और दूसरा है दक्षिण गोवा। और गोवा के अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है? तो एक तरफ है महाराष्ट्र, तो दूसरी तरफ यहां पर है कर्नाटक और तीसरी तरफ है अरब सागर। तो दोस्तों, इस तरह का भौगोलिक लोकेशन है गोवा राज्य का। तो 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है और इसी दिन 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, जब गोवा भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया था। दमन और दीव गोवा से अलग हो गए थे और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित किया गया था। तो इसी तरह 25वां राज्य बन जाता है गोवा। तो यहां हम गोवा की बात करते हैं तो यहां आप मैप में भी देख सकते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक से जुड़ा हुआ है यह गोवा। गोवा की स्थापना कब हुई? 30 मई 1987 को। और गोवा की कैपिटल का नाम क्या है? पणजी। गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को हमने ऑपरेशन विजय चलाया और पुर्तगालियों के शासन से गोवा को मुक्ति दिलाई, और इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो याद रखो, ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर पुर्तगालियों के शासन से गोवा को मुक्त कराया था, और इसलिए गोवा से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट जो दिवस है वो आपको याद रखने हैं। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस और 30 मई गोवा स्थापना दिवस। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा, और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता ही है। दूसरा क्वेश्चन, खीर भवानी मेले को कोविड-19 महामारी के कारण कहां रद्द कर दिया गया? खीर भवानी मेला जो हर साल आयोजित होता है हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, जिसको कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हाल ही में रद्द कर दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन कहां किया जाता है? तो जम्मू एवं कश्मीर में गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में इस खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है। और भी एक क्वेश्चन बनता है कि कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा गांदरबल जिले के किस मंदिर के परिसर के आसपास यहां मेले का आयोजन किया जाता है? तो प्रसिद्ध राज्ञणा देवी मंदिर के परिसर और इनके आसपास की जगहों में यह खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है। और खीर क्या है? तो वो चावल से बना हुआ एक हलवा होता है। और यहां हम बात करते हैं इसी घटना की। तो वार्षिक खीर भवानी मेले को कोविड-19 महामारी के कारण जम्मू कश्मीर के धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। किसके द्वारा रद्द कर दिया गया है? धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा। और दोस्तों, यहां जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और इसी के साथ लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। और जब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन वर्ष में 2 बार यह करंट अफेयर में रहता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा दरबार मूव क्या है? क्योंकि 26 अक्टूबर 2019 को यह क्वेश्चन मैंने बताया था, क्योंकि उस वक्त दरबार मूव की यह घटना हुई थी। तो इसका सही मीनिंग है जम्मू कश्मीर में राजधानी शिफ्ट होने की प्रक्रिया, इसे कहा जाता है दरबार मूव। लेकिन कोरोना महामारी के कारण जो अप्रैल में
दरबार मूव होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया है। तो हम जम्मू कश्मीर से जुड़ी इस परंपरा के बारे में भी जान ले। तो दरबार मूव जम्मू कश्मीर में राजधानी हस्तांतरण अथवा दरबार मूव की प्रक्रिया तकरीबन 148 वर्ष पुरानी है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1872 में डोगरा शासक महाराजा रणबीर सिंह द्वारा बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। वो आज भी जारी है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे रोक दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो पहले तो हमारे भारत देश के वी कामत को न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में 5 साल का हाल ही में कार्यकाल पूर्ण हो रहा है और इसीलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के अब नवीन अध्यक्ष बन गए हैं मार्कोस ट्राइजो। क्या नाम है? मार्कोस ट्राइजो, जो ब्राजील के हैं। उन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। तो इनसे जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो किस देश के हैं? तो यहां आप देख सकते हैं मार्कोस ट्राइजो वो ब्राजील देश के हैं। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो ने किसका स्थान लिया? तो हमारे भारत देश के वी कामत का स्थान लिया है। किसका? के वी कामत का। और किसको एनडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत के अनिल किशोर को न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इसी के साथ हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो ब्रिक्स देशों द्वारा संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश शामिल है? तो दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसा कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण कोरिया का समूह इसमें शामिल है। और पहले पहले अक्षरों को जोड़ दिया जाए तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और एनडीबी की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी कितनी थी? $100 बिलियन से यह न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चीन के शंघाई शहर में। और संगठनात्मक रचना की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान संगठनात्मक ढांचे में एक अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष तथा अन्य कुछ कार्यकारी सदस्य शामिल है। और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और हाल ही में हमारे भारत देश के वी कामत ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में 5 साल पूर्ण किए। चौथा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इंग्लिश में पढ़े तो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, जो हर साल मनाया जाता है 29 मई को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 29 मई, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो यह दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इस संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है वीमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, जो इस साल की थीम रखी गई है। और इस वर्ष की यह थीम महिला शांति एवं सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1325 को अपनाने की 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करती है। तो यह थीम रखने के पीछे की वजह है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य शांति स्थापना के लिए शहीद हुए सैनिकों को याद करना और उन्हें सम्मान प्रदान करना है। और पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कब गठित किया गया था? 29 मई 1948 को पहला यह संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन गठित किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कब यह दिवस मनाया जाता है? 29 मई को। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में पाई नाम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट की शुरुआत किसने की है? तो पाई नाम से एक चैटबॉट की सुविधा शुरू की है एनपीसीआई ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एनपीसीआई, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और उन्होंने यह पाई नाम से एक चैटबॉट सुविधा शुरू की है। तो पाई चैटबॉट का उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है और यह देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल है। यानी कि डिजिटल इंडिया में यह उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित
चैटबॉट लोगों को 24 घंटे और 7 दिन एनपीसीआई के लेन-देन से संबंधित सभी प्रोडक्ट्स के बारे में जागरूक करेगा और इसीलिए यह पाई नामक चैटबॉट विकसित किया है एनपीसीआई ने। और एनपीसीआई देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है, जिसका पूरा नाम मत भूलिएगा दोस्तों, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। छठा क्वेश्चन, हाल ही में अजित प्रमोद कुमार जोगी का निधन हो गया, वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं अजित प्रमोद कुमार जोगी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। तो देखो, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजित प्रमोद कुमार जोगी का रायपुर में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नवंबर 2000 में वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे और राज्य में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। लेकिन हाल ही में इस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। और यहां हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ है यह छत्तीसगढ़, जिसका गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल का नाम है रायपुर, लेकिन रायपुर के नजदीक एक नया रायपुर भी डेवलप हो रहा है, जिसका नाम बदलकर अटल नगर किया गया है। और छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खोले गए 56 सीएनजी स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किसने किए? तो 56 सीएनजी स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए हैं हमारे केंद्रीय प्रधान ऐसे धर्मेंद्र प्रधान ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन वो किस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खोले गए 56 सीएनजी स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए। और ये स्टेशन गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। 8वां क्वेश्चन, कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए ड्राई जिंजर थेरेपी का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है? ड्राई जिंजर थेरेपी का इस्तेमाल गुजरात राज्य में किया जा रहा है, जो एक आयुर्वेद से जुड़ा हुआ यह ट्रीटमेंट है और जिसकी हाल ही में शुरुआत की गई है गुजरात में। तो देखो, कोरोना महामारी का अब भी कोई ठोस इलाज नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है, तब भारत की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद विश्व के लिए अति आशास्पद बनती जा रही है। सिर्फ 1 ग्राम सौंठ ड्राई जिंजर पाउडर आपको दोपहर और रात को भोजन के बाद मुंह में जीभ के ऊपर रखना है और मुंह बंद कर देना है। 5-7 मिनट के बाद वह पिघला हुआ सौंठ का रस निगल जाना है। तो इसी को बोलते हैं ड्राई जिंजर थेरेपी, जिसका हाल ही में भारत के गुजरात में शुरुआत की गई है। और यहां हम बात करते हैं गुजरात की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला यह स्टेट है गुजरात, और जिसकी समुद्री सीमा तकरीबन 1600 किलोमीटर है। और गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर। गांधीनगर को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विजय भाई रूपाणी। और गुजरात के उप मुख्यमंत्री कौन है? नितिन भाई पटेल। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? गुजरात में नर्मदा नदी में साधु द्वीप पर। और इसके वास्तुकार कौन थे? रामवीर सुतार। और एशियाटिक लायन कहां पर पाए जाते हैं? ओनली फॉर गुजरात में ही एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को राज्य के समृद्ध विरासत, संस्कृति और विरासत से परिचित कराना है? तो हाल ही में यह सुर्खियों में रहा है कार्यक्रम जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इसका उद्देश्य है लोगों को राज्य की विरासत, संस्कृति
और विरासत के बारे में परिचित करना, और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो यह वार्षिक कार्यक्रम के रूप में विभिन्न राज्यों को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष कोई एक राज्य अपनी संस्कृति एवं पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए किसी अन्य राज्य को चुनेगा तथा दोनों राज्यों के मध्य विभिन्न माध्यमों द्वारा अंतःक्रिया बढ़ाई जाएंगी। और इसीलिए हाल ही में NCERT यानी कि हमारे MHRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो NCERT संस्था है, उन्होंने भी एक पहल शुरू की है और इसका नाम है ट्विनिंग एंड पार्टनरशिप। और इसी के तहत एक राज्य की संस्कृति को दूसरे राज्यों में साझा किया जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई भी एक राज्य में बसा हुआ नागरिक दूसरे राज्य की संस्कृति को पहचानता है। और यहाँ हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की। तो सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को नवाचारी तरीकों से आगे बढ़ाने का फैसला किया है और इसके व्यापक प्रसार के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबिनार का भी आयोजन किया जाएगा। तो वेबिनार का भी इस तरह का आयोजन किया जाने वाला है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन वार्प स्पीड पहल का शुभारंभ किसने किया? ऑपरेशन वार्प स्पीड का पहल का शुभारंभ किया है अमेरिका कंट्री ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। तो देखो, ऑपरेशन वार्प स्पीड संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए शुरू की गई एक सार्वजनिक निजी साझेदारी पहल है। और इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के टीके, चिकित्सा विधान, चिकित्सा शास्त्र और नैदानिकी के विकास को सुविधाजनक बनाने एवं उसमें तेजी लाना इसका उद्देश्य है। और इसीलिए ऑपरेशन वार्प स्पीड हाल ही में शुरू किया गया है अमेरिका में। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यह है अमेरिका जिसकी कैपिटल का नाम है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस, अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर और संयुक्त राज्य अमेरिका। यह नाम थॉमस पेन द्वारा सुझाया गया था। और अमेरिका की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्थापना हुई और इसीलिए हर साल 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्थापना दिवस मनाता है। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस यूरोपीय महाद्वीप देश ने स्वयं को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है? तो एक यूरोपियन कंट्री जिसका नाम है मॉन्टेनेग्रो। क्या नाम है? मॉन्टेनेग्रो ने अपने आप को कोरोना वायरस मुक्त देश घोषित किया है। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यह है मॉन्टेनेग्रो कंट्री और इसके अगल बगल में क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, कोसोवो और अल्बेनिया जैसे देश स्थित है। और इसकी प्रशासनिक राजधानी का नाम है पोडगोरिका। यहां पर भी आप पढ़ सकते हैं पोडगोरिका, जो मॉन्टेनेग्रो की प्रशासनिक कैपिटल है। और सेंटीजे को पुरानी शाही राजधानी के रूप में नामित किया गया है। और मॉन्टेनेग्रो बाल्कन प्रायद्वीप के तट पर स्थित दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक देश है जिसने हाल ही में अपने आप को कोरोना फ्री घोषित किया है। तो मॉन्टेनेग्रो के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, माइलो दुकानोविक। क्या नाम है? माइलो दुकानोविक, जो मॉन्टेनेग्रो के राष्ट्रपति है। और मॉन्टेनेग्रो के प्रधानमंत्री कौन है? दुस्को मार्कोविक, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और मॉन्टेनेग्रो एक यूरोपियन कंट्री है और इसीलिए इसकी करेंसी है यूरो, यानी कि यूरो जोन में वो शामिल है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला कहां रखी गई है? तो अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क बनाया जाएगा और इसकी आधारशिला रखी गई है INS कलिंग पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है INS कलिंग। और इसको अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क बनाया जाएगा। यहां आप देख सकते हैं किस तरह यह मिसाइल पार्क बनेगा। तो अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क का उद्देश्य क्या है? वर्ष 1981 से लेकर अब तक INS कलिंग के मिसाइल इतिहास की झलक दिखाई जाएगी इस अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क में। और यह जो लोग इच्छुक है वो इसकी विजिट कर सकते हैं। इस मिसाइल पार्क की स्थापना मिसाइलों,
और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट की प्रतिकृति के साथ की गई है, जो यूनिट द्वारा संचालित की जा रही मिसाइलों के विकास को प्रदर्शित करते हैं। और यहां देख सकते हैं मिसाइलों के विकास को प्रदर्शित करते हैं। और इस पार्क का मुख्य आकर्षण P-70 एमिटिस्ट है और यह एक एंटी शिप मिसाइल है जिसे पानी के नीचे लॉन्च किया जाता है, जो वर्ष 1988 से 91 के दौरान भारतीय नौसेना में सेवारत था। तो यह इसका प्रमुख आकर्षण है। और अब बात करते हैं हम 13वें क्वेश्चन की। हर साल 29 मई को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 मई को अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 29 मई अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। तो इसके पीछे का इतिहास क्या है? अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को ही क्यों मनाया जाता है, वो भी एक क्वेश्चन उठता है। तो इसी दिन को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी, जिसके बाद वह एवरेस्ट फतह करने वाले पहले इंसान बने थे। और इसी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए यह दिवस मनाया जाता है 29 मई को अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि 29 मई अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किसने और कब किया? तो नेपाल ने साल 2008 में यह महान पर्वतारोही हिलेरी का जो निधन हो गया, उसके बाद से यह इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाने का फैसला किया है। कब से? 2008 से। और अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नील नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस देश के द्वारा किया जा रहा है? और यह मेगा जल विद्युत परियोजना जो अफ्रीका की सबसे बड़ी यह परियोजना है, इसका हाल ही में निर्माण कार्य किया है इथियोपिया देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। और क्वेश्चन के सही आंसर देने वाले हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है इला जेठवा, और उन्होंने इसके बारे में डिटेल में लिखा है कि नील नदी पर यह मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और किस देश के द्वारा? इथियोपिया के द्वारा। और प्रियंक चौधरी ने भी लिखा है इथियोपिया, और साथ साथ WHO के बारे में भी बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मुकेश कुकड़िया जो गुजरात राजकोट जसदन बरवाला से है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और शैलेश कुमार तबियाड़ जो गुजरात से है, उनकी एक खास बात है कि वो हमेशा पूरे सेंटेंस में आंसर लिखते हैं कि नील नदी पर यह मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण इथियोपिया देश के द्वारा किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ मनीषा मेर ने भी नवागाम से इसका सही आंसर भेजा है। और शैलेश कुमार तबियाड़ वो हमेशा डिटेल में लिखते हैं। तो सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन 800 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास हर्बल यानी जड़ी बूटी वाली सड़कों के रूप में करेगी? यहाँ 4 सरकार के नाम आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से आपको चॉइस करना है कि 800 किलोमीटर लंबी सड़कों का हर्बल रोड यानी कि जड़ी बूटी के सड़कों का निर्माण किस राज्य की सरकार के द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और एक लाइक तो बनता ही है। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।